हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग के कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 14 में हम लोग हैं जो क्लाइमेट की बात कर रहा है और इसको हम लोग आज पार्ट 5 के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आज इस पार्ट के साथ ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पिछले पार्ट में स्पेसिफिकली हम लोगों ने प्रेशर बेल्ट्स और जो प्लेनेटरी विंड्स होती हैं उनके बारे में समझा। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज क्या है, मॉनसून उससे किस तरीके से रिलेटेड है, मतलब मॉनसून में भी कैसा फिनोमेना होता है, फोन विंड, चिनूक विंड क्या है, ये चीज़ें हम सब समझ चुके हैं। आज हम लोग साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ के बारे में यानी कि साइक्लोन और जो एंटी साइक्लोन है उनके बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग हमारे चैनल पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, एनरोल नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और वेबसाइट पर हमारे कोर्स को जल्द से जल्द एनरोल कर लें। उसके सारे लिंक्स वगैरह जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग फिलहाल जो है अपना डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर 14 क्लाइमेट को लेकर पार्ट 5 के साथ आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमें बात करनी है साइक्लोनिक एक्टिविटी को लेकर। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टाइफून्स, हरिकेन्स एंड टोर्नाडोज। ऑल दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये सारे के सारे जो नाम दिए हुए हैं ये अलग अलग प्रकार के ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। दे आर वेल डेवलप्ड लो प्रेशर सिस्टम्स इनटू विच वायलेंट विंड्स ब्लो। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि साइक्लोन का मतलब क्या है कि सेंटर पर, बीच में जो होगा दैट विल बी अ लो प्रेशर रीजन, और एंटी साइक्लोन में इसका जस्ट उल्टा होगा कि सेंटर पर होगा हाई प्रेशर रीजन। इतना बस ध्यान रखना है। बाकी कंसेप्ट वही फॉलो होगा कि विंड जो है वो या एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को मूव करती है। तो साइक्लोन के केस में क्या होगा, बीच में लो प्रेशर है ना। साइक्लोन के केस में क्या होगा कि बीच में अगर लो प्रेशर है तो सारी की सारी विंड जो है या जो एयर है वो इसकी तरफ को ऐसे आएगी। और एंटी साइक्लोन के केस में क्या होगा कि बीच यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर, और एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर होगा तो विंड सारी की सारी जो है वो इससे बाहर की तरफ को जाएगी। ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट आपको समझनी है। अब इसके जो अलग अलग नाम दिए हैं वो इसके लोकेशन के हिसाब से हैं कि टाइफून्स जो है वो चाइना सी में होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके इंडियन ओशन में होते हैं, हरिकेन्स जो है वो वेस्ट इंडियन आइलैंड इन द कैरेबियन में, और टोर्नाडोज आपको देखने को मिलेंगे वेस्ट अफ्रीका के गिनी आइलैंड में एंड द साउथ सदर्न यूएसए में, जहाँ पर इनका जो लोकल नेम ऑफ वर्ल्ड विंड है इज ऑफन अप्लाइड, और विली विलीज जो है दे अकर इन द नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये चीज़ इसके बारे में, मतलब नाम जो है वो अलग अलग रीजन के हिसाब से हैं कि अलग अलग नाम इसके दिए जाते हैं। टाइफून्स जो है वो जनरली अकर होते हैं इन द रीजन बिटवीन 6 डिग्री एंड 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे 6 डिग्री से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ और 6 डिग्री से लेकर 20 डिग्री साउथ तक ये होते हैं। एंड आर मोस्ट फ्रीक्वेंट फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर, यानी कि जुलाई से अक्टूबर के महीने में ये सबसे ज़्यादा होते हैं। इन एक्सटेंट दे आर स्मॉलर देन टेम्परेट साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन से ये छोटे होते हैं और इनका जो डायमीटर होता है वो सिर्फ 50 to 200 माइल्स तक का ही होता है। लेकिन इसमें क्या है कि दे हैव मच स्टीपर प्रेशर ग्रेडियंट। इनका जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा स्टीप होता है। स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है कि प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होगा। प्रेशर ग्रेडियंट इज नथिंग बट द प्रेशर डिफरेंस। इसमें अब प्रेशर ग्रेडियंट अगर बहुत ज़्यादा है तो जो विंड्स होंगी वो कैसी होंगी, वॉयलेंट, बहुत तेज़ी से विंड चलेंगी, जिसकी वेलोसिटी लगभग 100 माइल पर आवर से भी ज़्यादा होगी, और ऐसी विंड जो है वो इसमें कॉमन है। स्काई कैसा रहेगा, ओवरकास्ट, यानी कि बादलों से ढका रहेगा, और टॉरेंशियल डाउनपोर यानी कि मूसलाधार बारिश होगी, और अकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटनिंग, यानी कि बिजली भी चमकेगी, है ना, बादलों के गरजने की आवाज़ भी आएगी और मूसलाधार बारिश होगी। इन द वेक ऑफ टाइफून डैमेज इज वाइड स्प्रेड, यानी कि जब टाइफून आता है तो जो नुकसान होता है, डैमेज होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़े स्तर पर होता है। 1922 का एक एग्जाम्पल दिया है कि द टाइफून दैट हर्ल्ड ह्यूज वेव्स ऑन टू द स्वेटो कोस्ट। ये स्वेटो कोस्ट बेसिकली आज की डेट में जो चाइना का
शेंटाऊ जगह है, शेंटाऊ कोस्ट है, वो था इसका नाम स्वेटो कोस्ट। और इसमें जो 1922 में जो टाइफून आया था उसकी वजह से लगभग 50,000 लोग जो थे वो ड्राउन हो गए थे। ड्राउन मतलब डूब गए थे। द अदर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव सिमिलर करेक्टर्स, यानी कि जो बाकी और भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनका भी जो करेक्टरिस्टिक है वो लगभग सिमिलर है। बस उनमें डिफरेंस किस चीज़ का होता है, ओनली इन द इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड लोकेलिटी, यानी कि कहाँ पर हो रहे हैं उसके हिसाब से नाम चेंज होगा। इंटेंसिटी कम बाकी हो सकती है, ड्यूरेशन कम बाकी हो सकता है, बस यही चीज़ है। बट जो जनरल करेक्टरिस्टिक है वो तो ऐसा ही रहेगा। जैसे हरिकेन्स की हम बात करें तो वो थोड़ा सा काम है, उसमें बीच में यानी कि सेंटर में जो है बारिश नहीं होती, जहाँ पर प्रेशर सबसे कम है। प्रेशर सबसे कम कितना है, 965 मिलीबार के आसपास। बट अराउंड दिस आई द विंड स्ट्रेंथ एक्सीड्स फोर्स 12 ऑफ द ब्यूफोर्ड स्केल। ब्यूफोर्ड स्केल के बारे में हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, है ना, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है कि ब्यूफोर्ड स्केल में कैसे उसको मेजर करते हैं। जनरल आप ध्यान रखिए 75 माइल के आसपास वहाँ पर इसकी विंड रहती है। जो डेंस डार्क क्लाउड्स हैं दे गैदर एंड वायलेंट स्टॉर्मी वेदर लास्ट फॉर सेवरल आवर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह इसमें आएगा और कुछ घंटों तक ऐसा वेदर बना रहेगा। अ टेरिबल हरिकेन स्ट्रक बारबाडोस इन द वेस्ट इंडीज इन 1780। वेस्ट इंडीज़ का जो बारबाडोस जगह है वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा भयानक हरिकेन आया था 1780 में, विच नियरली डिस्ट्रॉयड दी होल आइलैंड, और जिससे लगभग पूरा का पूरा जो टापू है या जो द्वीप है या आइलैंड है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। टीयरिंग डाउन बिल्डिंग्स, यानी कि बिल्डिंग्स को भी काफ़ी नुकसान हुआ था, पेड़ वगैरह भी उखड़ गए थे, उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और लगभग ये उस समय देखा गया था कि 6000 लोग जो थे दे वर रिपोर्टेड डेड, मतलब 6000 लोग जो है वो इससे मर गए थे। अब इसी के कंपैरिजन में जो टोर्नाडोज हैं ये क्या होते हैं, ये थोड़ा सा स्मॉल होते हैं। दे आर स्मॉल बट वेरी वायलेंट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन विच द एयर इज स्पाइरलिंग at a tremendous speed of as much as 500 miles per hour। टोर्नाडोज बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके का कुछ दिखता है कि हवा में इस तरीके का एक जो मतलब भंवर सा बन रहा है और ऊपर की तरफ को ये उठता है ना, दैट इज नोन एज अ टोर्नाडो। टोर्नाडो अपीयर्स एज अ डार्क फनल क्लाउड, एक डार्क फनल क्लाउड की तरह दिखता है, दैट इज 250 to 1400 फीट इन डायमीटर। ये इसका जो है वो होता है। इसका फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिगर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर इसमें अटैच किया है, तो ये फिगर आप देख सकते हैं कि ये टोर्नाडो कैसा दिखता है। अब आगे देखिए, एज अ टोर्नाडो पासेस थ्रू अ रीजन, टोर्नाडो जिस भी जगह से पास करता है इट रिट्स एंड ट्विस्ट, ये बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करता है मतलब घूमता है, और कंप्लीट डिवास्टेशन होता है विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स पैसेज, मतलब जहाँ से भी ये टोर्नाडो पास करेगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन या नुकसान ये पहुँचाता है। There is such a great difference in pressure that houses virtually explode, मतलब कि घरों में जो है एक तरीके से धमाका सा होता है और वो धमाके के साथ फटते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर जो है मतलब घर के बाहर क्या होगा, विंड बहुत तेज चल रही है तो प्रेशर बहुत कम होगा, इतना ध्यान रखिए। अब इसमें मैं अगर आपको एक इक्वेशन का नाम दे दूं तो कुछ लोगों को जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। दैट इक्वेशन नेम इज बर्नौलीज इक्वेशन, है ना। बर्नौलीज इक्वेशन के हिसाब से भी अगर आप चलेंगे तो होता क्या है कि जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, या फिर आप इसको ऐसे कहिए कि प्रेशर एनर्जी, प्रेशर का जो एनर्जी है और जो विंड की एनर्जी है, या जो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है ना, जो काइनेटिक एनर्जी है और जो प्रेशर एनर्जी है, क्योंकि विंड के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी, ये लगभग एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट रहती है। दिस इज नथिंग बट योर बर्नौली इक्वेशन। इसमें बेसिकली एक डेटम हेड भी आता है, लेकिन वो हमारे लिए यहाँ पर काम का नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज कांस्टेंट, यानी कि जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा या फिर जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर कम होगा। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट योर हाफ mv², यानी कि जहाँ पर वेलोसिटी जितनी ज़्यादा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर की एनर्जी उतनी कम, या प्रेशर उतना कम, ऐसे कह सकते हैं। तो अब ये जो टोर्नाडो है इसमें पीछे लिखा था कि लगभग 500 मील पर आवर की स्पीड से ये चलता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा, मतलब काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा प्रेशर एनर्जी उतनी कम। यानी कि अगर हम एक मकान की बात करें, एक ऐसा अगर हम एक छोटा सा डायग्राम बना लें, एक मकान की बात करें, तो इसके बाहर अगर कोई टोर्नाडो है, कोई तूफान अगर चल रहा है तो स्पीड बहुत ज़्यादा, प्रेशर वेरी लो। प्रेशर वेरी लो क्यों? क्योंकि स्पीड बहुत तेज़ है ना, विंड की स्पीड बहुत तेज़,
और घर के अंदर की अगर मैं बात करूं तो घर के अंदर क्या होगा, विंड तो बिल्कुल भी नहीं होगी अगर दरवाजे वगैरह सब कुछ बंद कर रखे हैं तो, और इसलिए प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई, बाहर अंदर प्रेशर बहुत हाई, प्रेशर बाहर बहुत लो, तो इसकी वजह से जो मकान है ये एक तरीके से धमाके के से फटते हैं, धमाके के साथ फटते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा कि जनरली मतलब ऐसा तो अगर आज की डेट में नहीं है, लेकिन जैसे कहीं पहाड़ों के इलाकों में या कहीं पर भी अगर घरों की जो छतें हैं अगर वो टेम्परेरी हैं, टेम्परेरी मतलब आपने पहाड़ों में देखा होगा कि टिन वगैरह की छतें होती हैं, ठीक है, वुडन होती है, टिन वगैरह की छत होती है, टिन मतलब वो जो स्टील की शीट्स होती है उसकी छत होती है। तो वहाँ के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर कभी तूफान आता है और बहुत तेज़ अगर तूफान आ रहा है तो घर के आप सारे खिड़की दरवाजे जो है वो बंद मत करिएगा, ठीक है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि अगर बाहर तूफान बहुत तेज़ आ रहा है तो घर के अंदर खिड़की दरवाजे बंद मत करिएगा, लेकिन बात बिल्कुल सही है। अदरवाइज़ उसमें भी ऐसा ही होगा कि अगर बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही है, तूफान बहुत तेज़ आ रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, प्रेशर एनर्जी उतनी ही कम होगी या प्रेशर उतना ही कम होगा। और घर के अंदर अगर आपने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, हवा बिल्कुल भी नहीं होगी, बहुत कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी, प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। होगा क्या इस स्थिति में कि जो घर का सबसे कमज़ोर हिस्सा होगा, कमज़ोर क्या होगा, अगर टेम्परेरी छत है तो छत ही सबसे कमज़ोर होगी, दीवारें तो उड़ेंगी नहीं, तो छत जो है उड़ जाती है। ये चीज़ होती है, ये प्रैक्टिकली देखा गया है, ऐसा होता है। तो इसलिए मेरी सलाह है कि कोई अगर लोग पहाड़ में रहते हैं या किसी के ऐसे घर हैं जो टेम्परेरी छत जिनकी वगैरह है, तो वो तूफ़ान वगैरह जब आता है, बहुत तेज़ तूफ़ान आता है, तो इन चीज़ों का ध्यान दें कि अपने छत को या अपने घर को पूरी तरीके से बंद ना करें, थोड़ा बहुत कहीं से खिड़की या कोई दरवाज़ा वगैरह खोल दें ताकि एयर जो है वो अंदर से भी पास होती रहे। तो थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी अगर अंदर बनेगी तो प्रेशर उतना ज़्यादा अंदर नहीं बढ़ेगा, और प्रेशर अगर अंदर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो प्रेशर का ग्रेडियंट नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा, और उससे फिर वो जो छत वगैरह है वो उड़ने से बच जाएगी। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, टोर्नेडोज जो है दे आर मोस्ट फ्रीक्वेंट इन स्प्रिंग बट कैन अकर एट ऑलमोस्ट एनी टाइम। मतलब जनरली तो स्प्रिंग के टाइम पर होते हैं, वसंत ऋतु में होते हैं, लेकिन ये वैसे कभी भी हो सकते हैं। फॉर्चुनेटली दे आर नॉट कॉमन इन मैनी कंट्रीज एंड देयर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स आर कन्फाइंड टू अ स्मॉल एरिया, है ना। इंडिया वगैरह में आपने कभी भी टोर्नेडो नहीं देखा होगा, यहाँ पर जनरली नहीं आता। यूएसए वगैरह में बहुत ज़्यादा आता है, मिसिसिपी बेसिन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिलता है। अब इसके बाद साइक्लोन्स की बात कर लीजिए, ये क्या है देखिए। साइक्लोन्स दीज आर बेटर नोन एज डिप्रेशंस एंड आर कन्फाइंड टू टेम्परेट लैटिट्यूड। मतलब ऊपर जो हमने पढ़ा वो तो ट्रॉपिकल साइक्लोन था, ये खाली टेम्परेट साइक्लोन की बात कर रहा है। दीज आर नोन एज डिप्रेशंस और ये टेम्परेट लैटिट्यूड में रहते हैं। अब साइक्लोन वर्ड है तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि सेंटर पर कैसा प्रेशर होगा, दैट विल बी द लोएस्ट प्रेशर इन द सेंटर। और जो आइसो बार्स हैं दे आर शोन इन क्लाइमेटिक चार्ट्स आर क्लोज टुगेदर, यानी कि जो ये ऊपर देख सकते हैं आइसो बार्स मतलब दे आर द लाइंस जॉइनिंग पॉइंट्स और प्लेसेस हैविंग द सेम प्रेशर। तो उन लाइंस को जोड़ के जब हम बना रहे हैं, दिस इज वन आइसो बार, ये जो दिख रहा है ये एक आइसो बार है, इसके बाहर वाला दूसरा आइसो बार है। तो यानी कि सबसे अंदर क्या होगा, प्रेशर सबसे कम होगा, और जैसे जैसे बाहर को बढ़ेंगे प्रेशर ज़्यादा होता चला जाएगा। आपको वैल्यू दिख रही है ना, 1000, 4, 1000, ये सारी की सारी मिली बार में प्रेशर की वैल्यूज़ हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ को विंड आएगी, क्योंकि विंड जो है दैट विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स द लो प्रेशर। ये बात आप समझ गए। और जो आइसोबार्स हैं वो थोड़ा सा क्लोज होंगे इस केस में। किस केस में, साइक्लोन के केस में। डिप्रेशंस जो है वो वेरी करते हैं 150 से लेकर 200 माइल्स इन एन एक्सटेंट। दे रिमेन क्वाइट स्टेशनरी और मूव सेवरल 100 माइल्स इन अ डे। यानी कि या तो ये स्टेशनरी रहेंगे और या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ 100 माइल्स तक ही एक दिन में मूव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मूव ये नहीं करते। द अप्रोच ऑफ अ साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फॉल इन द बैरोमेट्रिक रीडिंग। यानी कि आपको कैसे पता लगेगा कि तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, तो बैरोमेट्रिक रीडिंग। और बैरोमीटर किस लिए यूज होता था, प्रेशर के लिए। तो बैरोमेट्रिक रीडिंग में फॉल आएगा, यानी कि प्रेशर कम होने लगेगा। स्काई थोड़ा सा डल हो जाएगा। डल स्काई मतलब अब बिल्कुल ब्राइट सनशाइन वगैरह नहीं रहेगी, स्काई थोड़ा डल हो जाएगा। ऑप्रेसिव एयर मतलब विंड थोड़ा सा गर्म हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी वहां पर, ठीक है। रेन और स्नोफॉल्स एंड द वेदर इज जनरली बैड। बारिश हो सकती है, स्नोफॉल हो सकता है, और वेदर जो है वो जनरली क्या होगा,
ख़राब होगा। पीछे जब अभी बहुत सारे तूफान आए थे, है ना, हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे भी आया था, वेस्टर्न कोस्ट में भी आया था, तो वो आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि उस समय दिखा रहे थे कि मौसम कैसा है, बारिश हो रही है और वो सब चीज़ें। विंड जो है वो इनवर्ट्स ब्लो करेगी इनटू द रीजन ऑफ लो प्रेशर, क्योंकि मैंने बताया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को मूव करेगी, और सर्कुलेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसा क्यों होगा, ये बेसिकली फिर से आप याद कीजिए, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी अबाउट योर कॉरियोलिस फोर्स। तो कॉरियोलिस की वजह से ऐसा होगा। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ एक, कि जनरली होना क्या चाहिए, दिस इज योर लो प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर होगा तो विंड या एयर जो है वो जनरली ऐसे जानी चाहिए। लेकिन अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात कर लें तो हमें पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉरियोलिस का इफेक्ट क्या है, कि वो विंड को उसकी राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। यानी कि ये ऐसे सीधे जाने की बजाय ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वाली ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वाली ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये वाली ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एक तरीके से विंड जो है डिफ्लेक्ट ऐसे हो रही है और विंड जा रही है अंदर की तरफ को। तो ये जो सर्कुलेशन बनेगा ये कुछ इस तरीके का सर्कुलेशन बनता है, ऐसा टुवर्ड्स द सेंटर। तो यानी कि ये कैसा मूवमेंट हो रहा है, दिस काइंड ऑफ अ मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी जो होती है उसके विपरीत दिशा में ये घूम रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी का जस्ट आप उल्टा अगर देख लेंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा, वो आप करके देख सकते हैं, है ना। ध्यान रखना ये है कि विंड जाएगी तो बाहर से अंदर की तरफ को ही, क्योंकि लो प्रेशर अंदर है सेंटर पर। बस उसमें उल्टा क्या हो जाएगा, चेंज ये हो जाएगा कि विंड जो है वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, लेफ्ट साइड, बस। तो लेफ्ट साइड हो जाएंगी तो वो फिर ऐसे घूमना शुरू कर देगा, इट विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, कैसे, ऐसे इस डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा क्लॉकवाइज। लेकिन ध्यान वही रखना है कि जाएगा वो अंदर की तरफ को ही, तो दैट विल बी योर सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द साइक्लोन। अब साइक्लोन से जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द साइक्लोनिक एक्टिविटी इज ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ वार्म ट्रॉपिकल एयर एंड कोल्ड पोलर एयर। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि फ्रंट्स बनेंगे, जो हमने पिछले इसी चैप्टर में जब पीछे बात करी थी, जब हम फ्रंटल रेन की बात कर रहे थे, तो इसमें होगा क्या कि बारिश कैसे होगी कि जो वार्म ट्रॉपिकल एयर है और जो पोलर एरिया से कोल्ड एयर आ रही है, जब उनका कन्वर्जेंस होगा तो फ्रंट बनेगा, और फ्रंट बनने की वजह से फिर वही चीज़ें होंगी, कंडेंसेशन होगा ऊपर, जब आपका विंड उठेगी या तो उससे फिर रेन होगा, और या फिर अगर कंडीशन ऐसी है तो स्नो या स्लीट भी हो सकता है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए। अब इसी का जस्ट उल्टा है, दैट इज एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन में क्या है, दे आर अपोजिट ऑफ साइक्लोन्स। इसमें सेंटर पर क्या होगा, हाई प्रेशर है, आइसोबार्स जो है वो थोड़ा सा दूर है। आइसोबार्स मतलब मैंने आपको समझा दिया, देखिए यहाँ पर आइसोबार्स थोड़ा सा नजदीक है, लाइंस नजदीक है, और यहाँ पर देखिए नीचे वाले फिगर में दूर है, क्योंकि दिस इज योर हाई प्रेशर एट द सेंटर, लो प्रेशर इसके चारों तरफ, तो दिस इज योर, ये एंटी साइक्लोन है, दिस इज योर साइक्लोन एंड दिस वन इज योर एंटी साइक्लोन, है ना। और इसमें क्या लिखा है कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो जेंटल है, बहुत ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, विंड्स थोड़ा सा लाइट है इसमें। एंटी साइक्लोन्स नॉर्मली हेराल्ड फाइन वेदर, जब एंटी साइक्लोन होता है तो बारिश वगैरह नहीं होगी, वेदर काफ़ी फाइन रहेगा, स्काई क्लियर है, एयर इज काम एंड टेम्परेचर्स आर हाई इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। इन विंटर इंटेंस कूलिंग ऑफ द लोअर एटमोस्फेयर में रिजल्ट इन थिक फॉग्स, और नीचे मतलब अर्थ के पास की जो एयर है, जो लोअर एटमोस्फेयर है, वो कैसा हो जाएगा विंटर में, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, इंटेंस कूलिंग हो जाएगी, तो उससे थिक फॉग्स यानी कि बहुत ज़्यादा कोहरा वगैरह देखने को मिल सकता है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जो है वो कुछ दिनों तक बनी रह सकती है या कुछ हफ्तों तक भी बनी रह सकती है, और धीमे धीमे फिर वो खत्म हो जाएगी। एंटी साइक्लोन्स में जो विंड है वो आउटवर्ड ब्लो करेगी, एंड दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन उसमें भी होगा, लेकिन उसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। बस ध्यान आप क्या रखेंगे इस केस में कि विंड जो है वो बाहर की तरफ को मूव करेगी। अब क्यों, क्योंकि सेंटर पर हाई प्रेशर है और अंदर और बाहर जो है वो लो प्रेशर है, तो बाहर की तरफ को मूव करेगी। अब इसमें कॉरियोलिस का इफेक्ट लगा लीजिए कि नॉर्थ में है तो राइट साइड मूव होगा डिफ्लेक्ट, साउथ में है तो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होगा, और उससे आपको ये अपने आप मिल जाएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेशन होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। वो बना के आप देख लीजिएगा, उसको मैं बार बार अब नहीं बता रहा हूँ, समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद कुछ क्लाइमेटिक टाइप्स और नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे। मतलब ये यहाँ से आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इस बुक के आगे की भूमिका बन रही है। अब इसके आगे के सारे चैप्टर जो है वो इसी से संबंधित है। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू सेवरल क्लाइमेटिक जोन्स
ईच विद इट्स ओन क्लाइमेटिक करेक्टरिस्टिक्स, नेचुरल वेजिटेशन जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, क्रॉप्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी कि हमें पूरे के पूरे वर्ल्ड को, विश्व को अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करना, बांटना जो है वो ज़रूरी है कि हर जगह का अपना क्लाइमेटिक करेक्टरिस्टिक हो, वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन अलग अलग हो, अलग अलग क्रॉप्स हैं, अलग अलग एनिमल, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उसके हिसाब से। दो द जोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स मे नॉट बी एब्सोल्युटली यूनिफॉर्म इन ईच क्लाइमेटिक टाइप, दे हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन। यानी कि अलग अलग जगह पर अगर एक जैसा क्लाइमेट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उन अलग अलग जगह की जोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हो, लेकिन काफ़ी सारी कॉमन या सिमिलैरिटी उसमें होगी। अगले पेज में एक फिगर दी हुई है, दैट इज फिगर 120। उसमें दिया है स्कीम ऑफ द वर्ल्ड्स क्लाइमेटिक टाइप्स विद देयर सीजनल रेनफॉल एंड नेचुरल वेजिटेशन। अब ये चीज़ आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि इक्वेटोरियल जोन है, लेटीट्यूड आपको दिया है 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ। इसमें क्लाइमेटिक टाइप आप देख सकते हैं, दैट इज हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। फिर हॉट जोन आएंगे, इससे थोड़ा सा ऊपर 10 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, यहाँ पर जो क्लाइमेट बनेगा दैट इज ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल मरीन, सूडान टाइप, है ना। इनके रेनफॉल रिजीम दिया हुआ है कि कितनी बारिश होगी, नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर कैसा होगा ये भी दिया हुआ है। फिर इसी के बाद वार्म टेम्परेट में आप आ जाएंगे तो आपको आ जाएगा डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, है ना, सहारन टाइप, मिड लैटिट्यूड टाइप। फिर आपका आ जाएगा वेस्टर्न मार्जिन दैट इज मेडिटेरेनियन टाइप, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल दैट इज स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। फिर इसी में ईस्टर्न मार्जिन आएगा चाइना टाइप, गल्फ टाइप, नेटल टाइप। फिर कूल टेम्परेट आ जाइए, वेस्टर्न मार्जिन में ब्रिटिश टाइप, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल में साइबेरियन टाइप, ईस्टर्न साइड में चले जाएंगे तो लॉरेंशियन टाइप। कोल्ड जोन आ जाएगा आपका आर्कटिक या पोलर, एल्पाइन कुछ रीजन में आ जाएंगे तो आपको माउंटेन क्लाइमेट मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे जो हैं अब जितने भी दिए हुए हैं इन्हीं को हम लोग आगे लगभग 11 चैप्टर है आगे, उसी तरीके से उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम योर हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। फिर ऐसे ही करके आगे बढ़ते रहेंगे, डेजर्ट क्लाइमेट आएगा, हमारा जो मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट है वो भी आएगा, है ना। इस तरीके के सारे क्लाइमेट जो है वो आगे हमें देखने को मिलते रहेंगे, वो हम अगले चैप्टर से अब उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए। ये 2 चैप्टर जो है थोड़ा सा हमें मतलब ज़्यादा समय लगाना इसीलिए पड़ा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और मैं एक तरीके से ये कहूँगा कि जिन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो उन लोगों के लिए ये जस्ट अ रिविज़न था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ अलग चीज़ नहीं दी हुई है, कंसेप्ट वही है, थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन हो गया होगा, वो अच्छी बात है। तो आप लोगों को कैसे लगे ये 2 चैप्टर्स, इनके फीडबैक्स वगैरह हमें ज़रूर दीजिएगा। अब अगले लेक्चर से हम लोग जो है अपना चैप्टर नंबर 15 उससे इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, और अब चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान आपके लिए हो जाएंगी, क्योंकि कंसेप्ट ऐसा जब कम हो जाएंगे, कंसेप्ट कम हो जाएंगे और चीज़ें जो है वो आपको कि वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, लोग वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सब चीज़ें पढ़नी है। तो वो मोस्ट ऑफ दी थिंग्स जो है वो याद करने वाली होंगी, उसमें समझने का ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे और जल्दी से कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस कोर्स को हम लोग कंप्लीट कर सकें। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। फुल कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहें तो उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। सारे के सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पर एड फ्री मिल जाएंगे और जल्दी जल्दी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आप लोगों के लिए जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं या फिर क्विजेज हैं, वो भी ऐड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। कोर्स को एक्सेस करने में या परचेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी support@okul.co पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें सोशल मीडिया पर भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं, और अपने जो भी सजेशंस या फीडबैक आप देना चाहें वो हमें यहाँ पर भी आप दे सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।